बंधुओं नमस्कार। मैं आपके समक्ष आज नए पॉडकास्ट में एक नए विषय पर चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। डॉक्टर श्री दत्त अरविंद पांडे, मैं आपके समक्ष अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के चर्चा का विषय जो है वो समसामयिक है और जो हमारे चारों तरफ गतिविधियाँ हो रही हैं उन पर आधारित है। और उसमें एक गतिविधि दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रही है और जिस गतिविधि में धरना प्रदर्शन चल रहा है उस धरना प्रदर्शन के परोक्ष रूप से संबंधित जो विषय है उस विषय को केंद्र बिंदु बना करके मैं आज की चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आज की चर्चा का शीर्षक है FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, कुछ तत्व या कुछ तथ्य। तो मैं आज ये निवेदन करना चाहूँगा कि FCRA जो मूलतः 1976 में बना था, परंतु उसका आमूलचूल परिवर्तन करके 2010 में नवीन FCRA बना लिया गया। और उसी 2010 वाले FCRA में एक बड़ा संशोधन प्रस्तावित है जिसके लिए बिल जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया गया था। और उसी प्रस्तुत किए गए बिल पर जो पिछले संसद की कार्रवाई का जो काल सीमा थी मार्च की, उसमें उससे प्रस्तुत किया गया था। अब उस पर चर्चा होकर के उस पर मतदान होना है और उन संशोधनों को पारित कराया जाना है। तो जिन संशोधनों को FCRA में पारित कराया जाना है 2026 में और उसके अनुरूप उसके नियमावली बनाई गई है, उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों से विभिन्न NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो विदेशों से अनुदान प्राप्त करते हैं उनके ऊपर अंकुश लगने की संभावना है और उनके द्वारा प्राप्त अनुदान का जो दुरुपयोग है उस पर शिकंजा कसे जाने की एक आशंका उन NGO के संचालकों को लग रही है। इसलिए उन्होंने इसका भरपूर प्रतिरोध किया। प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रतिरोध न कर पाने के कारण उन्होंने इसमें जो ये वर्षाकालीन सत्र है जो ये चल रहा है, तो इस सत्र में जो मसौदे चर्चा के लिए और मतदान के लिए उठाए जाने हैं उसमें FCRA भी है। तो FCRA के विरोध करने के लिए जिन लोगों का हितबद्धता FCRA में है उन्होंने चल रहे आंदोलन जो कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर चलाया जा रहा है उसमें अपना प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग देना प्रारंभ किया। अब इसकी विवेचना मैं बाद में करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं यह उचित समझता हूँ कि मैं FCRA के प्रावधान की थोड़ा सा विवेचना कर लूँ और जिनके प्रावधानों को मैं आप सबके समक्ष ला करके ये बताने की कोशिश करूँगा कि FCRA के प्रावधान क्या हैं, उनमें क्या क्या उपबंधित है और किन किन प्रावधानों का दुरुपयोग हो सकता है और जिसे निवारित करने के लिए यह प्रस्तावित जो संशोधन है वह लाया गया। अब FCRA की बात करते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये मूल रूप से 1976 का एक अधिनियम है जिसे आमूलचूल परिवर्तित कर दिया गया था 2010 में। तो जो केंद्रीय सरकार की जो एक गणना है उसके हिसाब से भारतवर्ष में लगभग 16,200 NGOs पंजीकृत हैं जिनको कि विदेश से सहायता मिलती है। और ये FCRA कानून जो होता है वो गृह मंत्रालय के द्वारा नियमित किया जाता है। इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उद्देश्य किसी भी NGO यानी कि गैर सरकारी संगठन को विदेश से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि का उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए करने के लिए अनुमन्यता प्रदान करता है। यह भी अनुमन्यता प्रदान करता है कि ऐसे NGO किस राज्य में अथवा किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी गतिविधियां चलाएंगे और उनका लाभार्थी कौन होगा। और इन सब जानकारियों की सूचना या उद्भासन प्रकटीकरण
जो पंजीकरण का आवेदन दिया जाता है उसमें किया जाना आवश्यक है। तो की गई प्रविष्टि के आधार पर ही जब पंजीकरण किया जाता है तो उस प्रविष्टि में जो उद्देश्य और जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वर्णित किए रहते हैं उन्हीं के लिए उन्हीं राज्यों उसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा में उस धन का प्रयोग जो कि विदेशी अनुदान के रूप में प्राप्त होता है करने का प्रावधान है। उससे इतर इसका प्रयोग करने पर यह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता है और दंडनीय होता है। अब यहाँ पर बात आती है व्यय की सीमा क्या होगी। तो इस अधिनियम में ये कहा गया है कि जो प्राप्त आपको अनुदान है विदेश से फॉरेन कंट्रीब्यूशन से उसका अधिकतम 20% ही आप प्रशासनिक व्ययों में खर्च करेंगे और उसके अतिरिक्त शेष 80% आप उस उद्देश्य के लिए व्यय करेंगे जिस उद्देश्य के लिए आपने NGO बनाया है। और ऐसा आपको प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में करना पड़ेगा, यानी कि 1 अप्रैल 2 से लेकर के 31 मार्च के मध्य आपको जितनी भी धनराशि प्राप्ति हुई उसका 20% आपको प्रशासनिक खर्चों में उपयोग करेंगे और शेष 80% आप NGO के जो उद्देश्य जिसके लिए पंजीकरण किया गया है उसके लिए उपयोग करेंगे। आपको यह भी घोषणा करनी होती है वह पंजीकरण फॉर्म में जो कि फॉर्म FC 6F होता है कि आपको किस संस्था से जो विदेशी संस्था है उससे अनुदान प्राप्त हो रहा है, अनुदान की राशि क्या है, उसकी अनुदान प्रदाता की पहचान क्या है, उसका सोशल मीडिया हैंडल क्या है और उसमें कौन कौन से विदेशी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब इस जो 2010 का अधिनियम है इसमें जो प्रस्तावित संशोधन है अब मैं उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो 2026 में जो नियम बनाए गए हैं अब उन नियमों को केंद्र सरकार ने कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है और वह लागू होने लगे हैं। तो जैसा मैंने पहले ही कह दिया कि NGO में जो पंजीकरण के दौरान उद्देश्य बताए गए हैं उन उद्देश्यों के लिए ही, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व घोषित उद्देश्य, उन्हीं के लिए ही प्राप्त अनुदान को व्यय किया जाएगा। एक नियत प्राधिकारी की नियुक्ति अब FCRA के अंतर्गत कर दी गई है जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि यदि NGO ने अधिकृत उद्देश्य और अधिकृत भूसीमा से बाहर जाकर के प्राप्त अनुदान का प्रयोग किया है तो जो भी संपत्ति विदेशी अनुदान के माध्यम से अर्जित या संचित की गई है उसका अधिग्रहण वह अधिकारी जो नियत प्राधिकारी है वह कर सकेगा और उसका अधिग्रहण करने के पश्चात NGO का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है एंड परमिशन ऑफ रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वह निरस्त कर दी जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि पंजीकरण की अवधि क्या होगी। तो पंजीकरण जब एक बार फॉर्म FC 6F भरने के पश्चात प्राप्त कर लिया जाता है तो उसकी प्राथमिक अवधि 5 वर्षों की होती है और 5 वर्षों की अवधि व्यतीत होने से पूर्व ही पुनः नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। यदि नवीनीकरण का आवेदन नियत 5 वर्ष की अवधि के अंदर नहीं किया जाता तो रजिस्ट्री या पंजीकरण स्वतः निरस्त मान लिया जाता है। अब अगली बात क्या आती है कि जो भी अनुदान विदेशी संस्थाओं द्वारा प्राप्त होता है उसे प्राप्त करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दिल्ली स्थित निर्धारित या नियत शाखा के माध्यम से ही भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। अब बात आती है जैसे मैंने कहा था उद्देश्य विशेष। तो उद्देश्य विशेष में वे 5 उद्देश्य बताए गए हैं जिन उद्देश्यों के लिए कोई NGO काम करेगा और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विदेशों से फंड प्राप्त करेगा। तो ये उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। पहला सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य तथा धार्मिक कार्य। परंतु इस धार्मिक कार्य में धर्मांतरण निषेधित है। आप धार्मिक कार्यों की आड़ में धर्मांतरण नहीं कर सकते। जिन राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में अनुमति प्रदान की जाती है आप उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भू सीमा में अपने NGO की गतिविधि उपरोक्त 5 उद्देश्यों में से किसी एक या एकाधिक के लिए उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि किन परिस्थितियों में प्रदत्त अनुज्ञा और दिया गया लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
तो FCRA के अंतर्गत पंजीकृत NGO की अनुज्ञा यानी कि लाइसेंस केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत या विशिष्ट परिस्थितियों में निरस्त की जा सकती है। नंबर 1 के रूप में है, यदि पंजीकरण के उपरांत कोई NGO 2 वर्षों तक सतत निष्क्रिय रहता है तो उसका पंजीकरण निरस्त हो जाता है। दूसरा, यदि ऐसा NGO जो विदेश से अनुदान प्राप्त कर रहा है वह निर्देशित या निर्दिष्ट 5 उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग करता है तो भी वह अपनी अर्हता खो देता है और अधिनियम विरुद्ध कार्य में लिप्त पाए जाने के कारण अपना पंजीकरण निरस्त होने के लिए दायित्वाधीन होता है। ऐसे NGO से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनसाधारण या राष्ट्रीयता के हित के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेगा, वह समाज में विरोध और समरसता और सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेगा, वह समाज में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन या धर्मांतरण का दबाव बनाने के लिए भी किसी भी गतिविधि में लिप्त नहीं होगा। यदि इस प्रकार का कोई कार्य किया जाता है तो माना जाएगा कि उस NGO ने अधिनियम में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया है, अतः उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। NGO द्वारा फॉर्म नंबर FC 6F भरते समय जो वांछित सूचनाएं दी जाती हैं, उन वांछित सूचनाओं में यदि मिथ्या तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो मिथ्या तथ्य प्रस्तुत किए जाने के आधार पर भी उस NGO की पंजीकरण जो सर्टिफिकेट है वह निरस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक NGO को निर्देशित या नियत प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार अपने सभी दस्तावेज और सभी कागजात प्रदर्शित करने पड़ते हैं, उनका अपने खातों का ऑडिट कराना पड़ता है और किसी पत्रावली का नियत समय में जवाब देना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं करती तो यह माना जाता है कि उस NGO ने अधिनियम के अंतर्गत नियत दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है या अवहेलना की है, इस आधार पर भी उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, NGO की संस्था का यदि पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है तो डिफ़ॉल्टर NGO का पुनः या उसके किसी भी सदस्य द्वारा पुनः पंजीकरण के लिए 3 वर्षों तक आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कूल हील पीरियड। ये 3 वर्षों तक उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात ही वह पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। और ऐसी स्थिति में वह NGO जिसकी पंजीकरण निरस्त हो जाता है उसकी विदेशी अनुदान से अर्जित संपत्ति का डिस्पोजल जो है निर्दिष्ट या नियत प्राधिकारी करता है। वह उसका आहरण कर लेता है, मैं उसको कन्फिस्केट कर लेता है, उसको डिस्पोज कर सकता है या अपने कब्जे में ले लेता है। यह भी एक प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अब बात आती है कि कौन कौन से व्यक्ति NGO बना करके FCRA के अंतर्गत विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए अर्ह नहीं माने गए हैं, यानी कि दे आर नॉट एलिजिबल टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर फॉर्मिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग NGO। तो सबसे पहला क्या है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी वह NGO इस तरह का नहीं बना सकती कि जो कि विदेशी अनुदान प्राप्त करे। वह कोई न्यायाधीश हो, चाहे वह कार्यशील हो अथवा निवर्तमान हो, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई शासकीय सेवक, मीडिया के व्यक्ति, ये सब भी विदेशों से अनुदान प्राप्त करने के लिए NGO का निर्माण नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में प्रत्येक NGO जो पंजीकरण कराता है उसे अपना आय व्यय का वार्षिक रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। अब FCRA का जो अमेंडमेंट बिल है ये 25 मार्च 2026 को मैंने जैसे कहा था पिछले संसद के सत्र में प्रस्तुत कर दिया गया था और इसमें जो संशोधन प्रस्तावित हैं वो थोड़ा सा
नियमों को कठोर करते हैं। इसमें नियत प्राधिकारी की व्यवस्था की गई है ताकि वह उन एनजीओ की संपत्तियों का प्रबंधन करे जिनका वो रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण निरस्त हो गया है, अथवा जिन्होंने पंजीकरण तो कराया था परंतु नियत अवधि में 5 वर्ष व्यतीत होने से पूर्व नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं दिया है अथवा नवीनीकरण नहीं कराया है, अथवा बिना पंजीकरण अथवा नवीनीकरण के उन्होंने एक बार तो नवीनीकरण करा लिया, पंजीकरण करा लिया, फिर उसका नवीनीकरण नहीं कराया और बिना नवीनीकृत पंजीकरण के आधार पर वह विदेश से अनुदान लेते रहे, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि यह विधि विरुद्ध रीत से विदेशी अनुदान अर्जित किया गया है, अतः उस संपत्ति को कॉन्फिस्केट कर लेगा कौन? तो वह जो नियत प्राधिकारी है नवीन संशोधनों के अंतर्गत। हाँ, जो एनजीओ या एनजीओ का पदाधिकारी अधिनियम के अंतर्गत की गई या दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है, उसके लिए दंड को पहले 5 वर्ष था, अब उससे घटा करके कारावास 1 वर्ष का कर दिया गया। तो कहने करते हैं जो दोषी पदाधिकारी है एनजीओ का जिसने नवीनीकरण नहीं कराया या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया, एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन किया, उसे अब सज़ा के तौर पर 5 वर्ष की जगह 1 वर्ष का कारावास भोगना होगा। दंड की सीमा घटा दी गई है। अब ये माना जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि अनुज्ञा कब समाप्त मानी जाएगी, तो ये 5 वर्ष का जो अवधि है उसके अंतर्गत आपने आवेदन नहीं दिया नवीनीकरण के लिए और अवधि व्यतीत हो गई, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि आपका जो अनुज्ञा है या जो आपका रजिस्ट्रेशन की जो लाइसेंस है वह निरस्त हो गया। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस क्षेत्र में, चाहे वो कोई राज्य हो अथवा कोई यूनियन टेरिटरी हो, उसमें आपको कार्य करना है, इसके लिए पहले ही आपको पंजीकरण के आवेदन में वर्णन करना पड़ेगा। आपको यह भी वर्णन करना पड़ेगा कि जो एफसीआरए में 5 उद्देश्य दिए हैं उनमें से एक या एक से अधिक किन उद्देश्यों के लिए आप प्राप्त अनुदान का उपयोग करेंगे, आपको यह भी बताना होगा। इस विधेयक में गैर लाभकारी फंड जो कि कम से कम 10 लाख रुपए होंगे, उनमें से 2 सतत वित्तीय वर्षों में 10-10 लाख रुपए खर्च किया जाना आवश्यक है। और यदि आप ऐसा माने आपने पंजीकरण करा लिया, उसके बाद पहला वित्तीय वर्ष आया, फिर दूसरा वित्तीय वर्ष आया, दोनों में आपने 10-10 लाख रुपए नहीं खर्च किए अपने उद्देश्य के लिए प्राप्त अनुदान में से, तो भी आप अपनी अर्हता खो देंगे, आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ एक राइडर और भी है कि जो मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ मैं, मान लीजिए किसी को 1000 रुपया अनुदान विदेश से मिला। अब 1000 रुपये, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 1000 रुपया मिला, उसमें से 20% आप क्या करेंगे, प्रशासनिक खर्चों में निकाल लेंगे, तो 200 रुपया आपका निकल गया प्रशासनिक में। अब बचा शेष 800 रुपया, तो आपको 10% जो है हर साल करना है। तो 10% का मतलब हो गया 1000 का 10% 100 रुपया, फिर 1000 का 10% 100 रुपया, तो आपको 100 रुपया और 200 300 रुपया आपको हर साल अपने प्राप्त अनुदान में से खर्च करना पड़ेगा, जो कि 20% आपका प्रशासनिक हो गया और 10% आपका जो हो जाए 10 लाख रुपये, परसेंट गलत कह रहा हूँ, मान लीजिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो फंड मिलेगा वो 10 लाख से ज़्यादा ही मिलेगा, तभी तो यह न्यूनतम सीमा रखी गई है कि 10 लाख रुपया आपको प्रति वर्ष खर्च करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 20 लाख रुपया आपको मिला, उदाहरण के लिए फिर से समझा देता हूँ इसको। मान लीजिए किसी एनजीओ को एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपया मिला, उस 20 लाख रुपये का 20% हो गया आपका 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया आपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में डाल दिया, प्रशासनिक खर्चों में डाल दिया। अब बचा 16 लाख रुपया। 20 लाख का 10% हुआ 10 लाख रुपये, 20 लाख का 10% हुआ 2 लाख रुपया। अब 2 लाख रुपया आपको करना, तो कहने का 20 लाख में से 10 लाख रुपया आपको देना है, तो 10 लाख रुपये मैंने 50% उसका निकल गया, 10 वो निकल गया, 2 यो निकल गया, 12 लाख रुपया आपने खर्च कर दिया, 8 लाख रुपया आपका शेष बचा। तो कहना कहते हैं प्रत्येक एनजीओ को प्राप्त होने वाली धनराशि में से प्रति वर्ष 10 लाख रुपया अपने एनजीओ के उद्देश्यों के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। और
ऐसा न करने पर वह अपनी अर्हता खो देता है। तो 10-10 लाख हर साल आपको अपने एनजीओ के उद्देश्यों के लिए व्यय करना ही पड़ेगा। हाँ, 20% से अधिक प्रशासनिक खर्चों में उपयोग आप नहीं कर सकते। यह राइडर लगा हुआ है। बिल अभी मानसून सत्र में प्रस्तुत किया गया है और उस पर डिबेट होगी और उसके बाद उसे पारित करने की प्रक्रिया की जाएगी। अब बात आता है कि इसका मूल उद्देश्य क्या था, इसे और क्लिष्ट बनाए जाने की आवश्यकता क्या थी। तो इस बिल को क्लिष्ट बनाए जाने की आवश्यकता यह थी कि विदेशी प्रभाव से अनियंत्रित अनुदान द्वारा राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना। मैंने बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं विदेशों में जो भारत राष्ट्र को अस्थिर करने के लिए एनजीओ के माध्यम से धन प्रदान करती हैं और उन्हें ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहने के लिए कहती हैं जो राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए घातक हो सकती है या नुकसानदायक हो जाती है। वह जनतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा के लिए भी क्लिष्ट बनाया जा रहा है और अनुदान की राशि को पारदर्शी रीति से व्यय किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब यहाँ पर बात आती है, ये तो उद्देश्य है कि क्यों इसे क्लिष्ट बनाया जा रहा है और अमेंडमेंट लाया गया। अब बात आ रही है कि जो हित लाभार्थी हैं एफसीआरए के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले एनजीओ या एनजीओ के संचालनकर्ता, वो क्यों विरोध कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता इस अमेंडमेंट के माध्यम से बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। नियत प्राधिकारी जो कि पंजीकरण निरस्त होने के उपरांत विदेशी अनुदान से अर्जित भू संपत्ति का अर्जन करेगा या व्ययन करेगा, उसको असीमित शक्तियां दी गई हैं, जिसके द्वारा वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके एनजीओ की संपत्तियों का अधिग्रहण मनमानी रीत से कर सकता है। तीसरा, अल्पसंख्यक और खैराती जो संस्थाएं हैं उनकी गतिविधियों पर भी अंकुश लगाए जाने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में वे धार्मिक संगठन जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं या मुस्लिम संस्थाएं हैं जो कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से धर्मांतरण में लिप्त रहती हैं या वैध उद्देश्यों के अतिरिक्त परोक्ष रूप से छद्म रूप से किसी अन्य उद्देश्य के लिए विदेशी प्राप्त अनुदान का प्रयोग करती हैं, वह अपने ऊपर एक निरीक्षण या देखरेख किए जाने से थोड़ा सा घबरा रही हैं। इसीलिए ये सब लोग उसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मूल जो वर्णन है एफसीआरए का, उसके आनुषंगिक भाग पर, उसका जो कोलेटरल पार्ट है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। भारतवर्ष में बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा एनजीओज़ विदेशों से अनुदान लेते हैं और ऐसे अनुदान लेने वालों में कुछ विशेष और बड़े ही नामचीन व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा और जिन्होंने कि अभी हाल में जो कि जुलाई में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, प्रतिभागिता की और बड़ा मुखर होकर सरकार के विरुद्ध नीट पेपर लीक के माध्यम से अपनी खींच उतारी, उनके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। अब इसमें सर्वप्रथम नाम है सोनम वांगचुक का। तो सोनम वांगचुक जो हैं, पहले एक एनजीओ था सेकमॉल और उनके माध्यम से विदेशी चंदा लेते थे और उनका एफसीआरए लाइसेंस निरस्त कर दिया गया और उन पर आरोप था कि उन्होंने एफसीआरए के नियम तोड़े और पैसों के लेन देन और व्यय में गड़बड़ी की। दूसरा, उनके विरुद्ध यह भी आरोप था कि उन्होंने एफसीआरए से प्राप्त धनराशि का प्रयोग राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किया और देश की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने एक शोध और अध्ययन करने के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियों में अपने को लिप्त रखा जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के रूप में मानी जा सकती हैं। उनके द्वारा जन साधारण को हिंसा व प्रदर्शन के लिए उकसाया गया और लद्दाख में हिंसा व विरोध सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार के विरुद्ध हिंसा और विरोध के प्रदर्शन में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और
ये प्रदर्शन 24 सितंबर 2025 को हुए थे। यही कारण था कि जो वांगचुक की मांग थी कि लद्दाख को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए और उसे 6वें अनुसूची में शामिल किया जाए, इसके लिए उन्होंने वहाँ हिंसक प्रदर्शन को उकसाया। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके 26 सितंबर 25 को उनके ऊपर NSA लगा दिया गया और उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिया गया। बात अलग है कि कुछ समय बाद सरकार ने जब परिस्थितियाँ सामान्य हो गई तो वांगचुक के विरुद्ध लगाए गए NSA को वापस ले लिया और फिर वो अपने जगह पहुंच गए। इसी बीच में जब 28 जून को जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के दीपके ने प्रदर्शन प्रारंभ किया तो उनको भी एक मौका दिखाई पड़ा कि हम भी सरकार के विरुद्ध अपनी खीज और अपनी चिढ़ को निकालने के लिए पहुंच जाएं। तो वे लद्दाख से चल करके दिल्ली आ गए और दीपके के साथ बैठ गए और प्रदर्शन का मुख्य चेहरा बन गए। उन्होंने वहां पर भूख हड़ताल करने की घोषणा कर दी और वे 28 जून 2026 से हड़ताल पर बैठ गए, परंतु उन्होंने अंततः 23 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रियों के अनुरोध पर अपना अनशन तोड़ दिया। तो ये बताता है कि किस प्रकार से अपने परोक्ष उद्देश्य की सिद्धि के लिए इन लोगों ने एक दूसरे रीति के या दूसरे विषय पर होने वाले आंदोलन में प्रतिभागिता की और उसके माध्यम से अपने परोक्ष हित साधने के लिए प्रयास किया। अब इसी तरह से विशिष्ट या अनेक मत संप्रदाय के लोगों द्वारा भी NGOs चलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो स्कूल चलाते हैं और अस्पताल चलाते हैं और अन्य जनहित के कार्य करते हैं। इसी प्रकार से तीस्ता सीतलवाड़, इंदिरा जयसिंह, आनंद ग्रोवर, जावेद अहमद, इन सबके भी NGO चलते हैं और उनके ऊपर भी इस अमेंडमेंट का असर पड़ेगा। इसलिए वे भी सरकार के विरुद्ध अपनी खीज या अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए जंतर मंतर में चल रहे प्रदर्शन में अपनी प्रतिभागिता और उनके साथ अपनी आवाज़ मिलाने के लिए आतुर दिखाई पड़े और वहाँ पर उपस्थित हो गए। इसी प्रकार सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा, जो कि शिक्षाविदों द्वारा चलाई गई एक संस्था थी और वह पर्यावरण व नीतिगत वकालत संबंधी कार्य करती थी, उनका भी पंजीकरण FCRA में निहित उद्देश्यों के विरुद्ध होने के कारण निरस्त कर दिया गया था और उनके भी पदाधिकारी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। अब इसमें लायर्स कलेक्टिव, जो कि आनंद ग्रोवर की है, शबाना आज़मी एक्शन एड इंडिया और की चेयरपर्सन है और उनके परिवार का एक NGO मिजुआन वेलफेयर सोसाइटी है, जो उनके पिताजी द्वारा स्थापित किया गया था कैफ़ी आज़मी द्वारा। उसको भी अमेरिका और अन्य देशों से वित्तीय सहयोग मिलता है। तो शबाना आज़मी भी अपने को आहत महसूस कर रही थी, इसलिए वो भी पहुंच गई जंतर मंतर में और उन्होंने भी दीपके के आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाई। तो प्रत्यक्ष उद्देश्य नीट के बच्चों को या नीट की परीक्षा की अंतर्गत शुचिता लाने का नहीं था, यह अपने FCRA के अंतर्गत प्राप्त अनुदान में जो बाधा या क्लिष्टता होने जा रही है उसकी खींच को प्रकटीकरण करने का तरीका था और सरकार के ऊपर दबाव परोक्ष रूप से बनाने का एक प्रयास था, ताकि सदन में FCRA में लाए गए संशोधन पर कुछ नरमी बरते सरकार, ऐसा मेरा सोचना है। अब यह भी ध्यान देने की बात है कि अमेरिका ने 17 जुलाई को अपने नागरिकों को यह एक एडवाइजरी जारी की कि वो 17 जुलाई 2026 के आसपास दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों में जाने से बचें। तो यह इंगित करता है कि विदेशी हाथ इस दीपके के आंदोलन में, प्रदर्शन में निश्चित रूप से रहा होगा और उन्हें इस बात का पूर्वानुमान रहा होगा कि किस प्रकार से भारतवर्ष में जब सदन चल रहा होगा या सदन चलने से पूर्व परिस्थितियां थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाएंगी और उन्हें थोड़ा सा उभार के रखा जाएगा और आंदोलन की तीव्रता बड़ी होगी।
तो यह उन्हें पूर्वानुमान था। तो इससे यह पता लगता है कि इस दीपके के कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में विदेशी हाथ भी हैं, और ये वही विदेशी हाथ हैं जो एनजीओ को अनुदान दे करके भारत के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों के लिए उकसाते हैं और प्रश्रय देते हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं जो कि संसद में लाए गए FCR संशोधन के विधेयक से स्वयं को प्रभावित होता देख रहे हैं। सो दीपके के धरने में अपने दुख और खीज को उतारने के लिए पहुंच गए, वरना उनका नीट एग्ज़ाम के परीक्षार्थियों से क्या लेना देना है। अब आपको एक और तथ्य बताता हूं जो कि आपका फैक्ट है और डाटा पर बेस है। नीट एग्ज़ाम में 22,69,743 छात्रों ने आवेदन किए थे। 19,99,895 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 2,69,848 ने परीक्षा छोड़ दी। 11.21 लाख सफल हुए और शेष 8,78,895 विफल हुए। जो विफल हुए और जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी, उनमें से किसी ने आगे आके ये नहीं कहा कि नीट परीक्षा पत्र लीक होने के कारण हमने हतोत्साहित होकर परीक्षा छोड़ दी या हम विफल हो गए। उनमें किसी ने भी नीट परीक्षा पत्र लीक होने के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की, परंतु जिनका नीट परीक्षा से कुछ भी लेना लादना नहीं है, जिनका आयु वर्ग वो नहीं है, जिनकी वह शिक्षा पद्धति नहीं है, जो ह्यूमैनिटीज़ और अदर क्षेत्र से आते हैं, जिन्होंने न कभी बायोलॉजी पढ़ी, न कभी जीव विज्ञान पढ़ा, और न न ही जिनका आयु वर्ग वह है और न वे नीट की तैयारी कर रहे हैं, वे नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। यह केवल मात्र एक ऐसा मुद्दा था जिसके माध्यम से सरकार को अस्थिर करने और समाज में और भारतवर्ष में एक खलबली पैदा करने का कुत्सित प्रयास है, जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से विदेशी ताकतें और परोक्ष रूप से विपक्षी दल भी शामिल हैं। ये उसी तरह है कि मन भावे मुड़िया हिलावे। विपक्षी दल भी चाहते थे कि सरकार के विरुद्ध इस प्रकार का कोई आंदोलन खड़ा हो जिसमें वे प्रत्यक्ष रूप से नहीं परंतु परोक्ष रूप से शामिल हों, और आंदोलन प्रारंभ होते होते आंदोलन वहाँ तक खिंचा गया जब तक कि संसद का मानसून सत्र प्रारंभ नहीं हो गया। और संसद के मानसून सत्र प्रारंभ होने के पहले और दूसरे दिन में शनैः कांग्रेस, आम पार्टी और सपा और अन्य विपक्षी पार्टियों के दल भी धीरे धीरे शामिल होने लगे, क्योंकि उन्हें ये न केन प्रकारेण मोदी और मोदी सरकार से अपनी खुन्नस निकालनी थी। उन्हें किसी भी प्रकार से इन प्रतियोगी छात्रों से कोई भी हमदर्दी नहीं है, और यदि ऐसा होता तो आज तक इन्होंने कोटा में कोचिंग के दौरान जो छात्र आत्महत्या कर लेते हैं उनका विषय कभी नहीं उठाया। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि 2026 में 6 आत्महत्या के मामले प्रकाश में आए, 2025 में 14-15 मामले प्रकाश में आए, 2024 में 19 मामले आत्महत्या के हुए और 2023 में 29 छात्रों ने आत्महत्या की। इन राजनीतिक दलों ने कभी भी कोटा में कोचिंगों द्वारा ली जाने वाली फीस के ऊपर कोई चर्चा नहीं की। वहाँ छात्रों के निवास, उनके भोजन व्यवस्था, उनकी मानसिक स्वास्थ्य और उनकी अन्य परेशानियों के बारे में कभी भी कोई प्रश्न और चिंता प्रकट नहीं की। तो ये लोग मात्र बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग हैं और इन्हें प्रतियोगी छात्रों से कुछ भी लेना लादना नहीं है। दीपके को अमेरिका भेजने वालों ने समय से वापस बुलाया, क्योंकि उनको पता था कि मानसून सत्र कब प्रारंभ होने वाला है, और दीपके को धीरे से एक मुद्दा दे करके अनशन पर बैठा दिया और उसे शनैः वहाँ तक उस धरने को खींचा जब तक कि मानसून सत्र प्रारंभ नहीं हो गया। वस्तुतः इस एक मुद्दे में जो कि प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित था, और वह प्रतियोगी परीक्षा तत्पश्चात पुनः शीघ्रता से शुचिता के साथ फिर से करा दी गई। परीक्षा परिणाम निकल गए। सब लोगों ने, जो प्रतिभागी थे, उन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक परीक्षाएं दी और उसके परिणाम आने के पश्चात सभी
जो हैं वो अपने अपने प्रवेश की प्रक्रिया में लग गए हैं। उनका इस आंदोलन से कोई लेना लादना नहीं है, क्योंकि वो अपना भविष्य निर्माण के लिए चिंतित हैं, न कि इस प्रकार के हुड़दंग और हल्ला गुल्ला में उनकी कोई रुचि है। वस्तुतः FCRA ही जो शेष लोग हैं जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, जो कि NGO चलाते हैं, उनकी दुखती रग है। इसीलिए वो उसमें जा कर के जुड़ गए और अपनी आवाज़ भी मिलाने लगे। ईसाई मुस्लिम संगठन देश विरोधी ताकतों तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से देश को खोखला और कमज़ोर करने का प्रयास दीर्घकाल से करते रहे हैं। NGO की मनमानी, धर्म परिवर्तन में विदेशी धन का दुरुपयोग, विदेशी चंदे का अन्य कार्यों में उपयोग आदि पर अंकुश लगाने के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया है। यही आंदोलनकर्ता व NGO संचालनकर्ताओं को डर है कि अब उनकी मनमानी पर अंकुश लग जाएगा और वह जो विदेश से कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है उसका मज़ा नहीं उठा पाएंगे। इसका एक और उदाहरण ताज़ा तरीन देखने को मिलता है कि अमेरिकी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स दोनों ही इस मामले में एक हो गए, क्योंकि विदेश से जो पैसा भारतीय मिशनरियों के पास आता था और मिशनरी धर्म परिवर्तन के लिए उसका प्रयोग करते थे, उस पर भी अंकुश कसे जाने का एक प्रयास इस अमेंडमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसीलिए विदेश जो अमेरिका के जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हैं वह दोनों भी इस मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से अपनी एकता, सॉलिडेरिटी प्रदर्शित कर रहे हैं। न्यूयॉर्क का मेयर जो ममदानी है उसने भी एक इस प्रकार का वक्तव्य दिया जो उसके पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का एक मानसिकता दिखाता है और जिससे ये लगता है कि वह भी आहत है कि किस प्रकार से मुस्लिमों के ऊपर भी एक शिकंजा कसा जाएगा ताकि वे धर्म परिवर्तन में लिप्त ना हो सकें। इन सब चीज़ों के परिणाम स्वरूप मैं कह सकता हूँ कि जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के माध्यम से अपनी चिंता जाहिर की, उस चिंता का मूल तो ठीक है, परंतु क्या उन्होंने उन सब ने या उनमें से किसी ने यह भी सुझाव दिया या यह चिंता प्रकट की कि किस प्रकार से प्रायोगिक परीक्षाओं उसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जो कि चाहे वो नीट की हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो प्रादेशिक प्रशासन द्वारा UPSC PSC द्वारा या सेंट्रल एग्जामिनेशन एजेंसीज द्वारा एक दिनी परीक्षाएँ कराई जाती हैं, उन परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने के लिए शासकीय स्तर पर प्रयास किया जाए। दूसरा, क्या उनकी इस मांग और धरने में यह बात उठाई गई कि परीक्षाएं जो नियोजन के लिए की जाती हैं उनका परिणाम समय से निकले, 2-3 साल विलंबित न हो? क्या उनके द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि क्या प्रतिवर्ष प्रत्येक नियोजनकर्ता या नियोजन करने वाली संस्थाएं प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करें और वर्ष दर वर्ष उसमें रिक्रूटमेंट करें और रिजल्ट को जल्दी दें? क्या इनके द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि किस प्रकार से हम प्रतियोगी छात्रों को समयानुसार या समय समय पर निश्चित अवधि के साथ जितनी भी रिक्तियां उत्पन्न होती है उनके सापेक्ष नियुक्तियां प्रदान करते जाएं? यह किसी ने भी इसमें प्रश्न नहीं उठाया, मात्र अपने अपने उद्देश्यों के लिए यह जंतर मंतर का प्रदर्शन किया गया। अब मैं पुनः मूल विषय पर आता हूँ। FCRA जो है और 2026 का जो अमेंडमेंट है उसके माध्यम से भी बहुत से लोग, जिनका कि मैंने कुछ उदाहरण के लिए नाम लिया, वो भी आहत महसूस कर रहे हैं। तो उन लोगों ने इस दीपिके के जो प्रदर्शन है उसमें अपनी आवाज़ मिला करके अपने संदर्भों को, अपने हितों को और अपनी लाभ से वंचित होने की संभावना को, भय को प्रदर्शित करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की या उसमें अपनी आवाज़ मिलाई। संक्षेप में मैं कह सकता हूँ कि FCRA कानून जो है वह राष्ट्र की एकता,
अखंडता के लिए एक अच्छा कानून है। विदेशों द्वारा एनजीओ के माध्यम से राष्ट्र की संप्रभुता, उसकी अखंडता और उसमें जो एक शांति और सौहार्द है उसको डिस्टर्ब करने के लिए जो प्रयास एनजीओ के माध्यम से किए जाते हैं, उन पर भी अंकुश लगाने का एक प्रयास है। एनजीओ जो प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखा करके और परोक्ष रूप से कुछ अन्य कार्य करते हैं, उन पर भी एक प्रभावी नियंत्रण लगाने का प्रयास है। और इस प्रयास को जो संसद है वह करने के लिए FCRA एक्ट में अमेंडमेंट ला रही है। तो इस अमेंडमेंट को हम सभी को एक सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, न कि नकारात्मक दृष्टि से। आशा करता हूँ कि FCRA के बारे में जो मैंने मूलभूत सूचनाएं आपको दी हैं और उसके आनुषंगिक परिणाम से प्रभावित होने वाले लोगों की मानसिकता और व्यवहार के बारे में मैंने आपको जो चर्चा की है या सूचना दी है, उससे आपको कुछ नवीन आयाम FCRA के संदर्भ में या उससे आनुषंगिक विषय के संदर्भ में प्राप्त हुआ होगा। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट भी दें, ताकि मैं भविष्य में अपने कंटेंट्स को और भी रोचक बना सकूं। धन्यवाद।